हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी आरवीयूएनएल टीजी 2 और इसरो की परीक्षाओं के लिए हमारी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें आज हम 12th नंबर की क्लास कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ की तरफ से दो नियम बनाए गए थे और इन दोनों नियम को सीखेंगे। इनको कैसे अप्लाई किया जाता है हमारे क्वेश्चंस में उसको भी सीखेंगे। अगर आपने यूपी आरवीएनएल का प्रीवियस ईयर एग्जाम देखा होगा तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन लॉ से संबंधित था और एक क्वेश्चन पूछा गया था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चंस को अगर आप आज की क्लास को बहुत ही केयरफुली तरीके से देखते हैं तो बिल्कुल आप 2 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको डेफिनेटली श्योर कर सकता हूँ कि दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और इसके अलावा कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जाम होता है, इवन इलेक्ट्रीशियन का भी एग्जाम होता है तो वहां पर भी ये किरचॉफ के जो लॉ होते हैं वो अप्लाई होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं। ये जो क्लास है हमारी डेली होती है इवनिंग में 5:30 पर, तो आप इसे 5:30 पर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा यूपी आरवीयूएनएल टीजी 2 के लिए पोस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स की है उनके लिए हमारी एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। जितने भी क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके जो आपका पेपर होता है यूपी आरवीएनएल का उसके पेपर के एनालिसिस के आधार पर इन क्वेश्चंस को इसमें सेट किया गया है। 750 यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप अपने एग्जाम में। ये डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज बनाई गई है। इसके लिए आपको 60 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा और इसके लिए आपको जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं आप इस पर आपको मैसेज करना है। बाकी की जानकारी आपको यहीं से मिलेगी और यहीं से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड के अंतर्गत आती है, चाहे वो आपका टेक्नीशियन एग्जाम हो या अप्रेंटिस एग्जाम हो, तो उसके लिए भी आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक की ज़रूरत नहीं होगी इस कोर्स को लेने के बाद। इसमें आपको जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में सारे टॉपिक्स की कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर मिलेगी। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। हर टॉपिक के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके अलावा नए क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, उसके पैटर्न के आधार पर किस तरीके से पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो कंप्लीट पैकेज हो जाता है ये आपका। और ये आपका हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स है, कंप्लीटली हैंड रिटन है, एकदम नोट्स बनाए गए हैं इनको और बहुत अच्छे से आपको ये सारी थ्योरी समझ आ पाएगी। इसके लिए भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर भी आपको चार्ज पे करना होगा। वो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आइए आज की क्लास को हम देखते हैं। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे लॉ ऑफ किरचॉफ। तो सबसे पहले हम किरचॉफ के नियमों को पढ़ेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन से देखेंगे कि हमने जो किरचॉफ का नियम पढ़ा हुआ है उसको हम अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसका आंसर निकाल पाते हैं। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप एकदम आसानी से किरचॉफ के नियमों को, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आसानी से कर पाएंगे। तो किरचॉफ के नियमों को जानने से पहले इसके जो है ये जानते हैं कि जो जो नियम है वो किसने बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जब वो कह रहा है क्वेश्चन यानी कि जो हेडिंग है वही उसमें कही गई है कि लॉ ऑफ किरचॉफ, यानी ये नियम जो है वो किरचॉफ ने ही बनाए हैं। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस नियम को 1842 में बनाया गया था। हालांकि डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी जानना जरूरी होता है। तो किरचॉफ ने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ करते थे, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गए या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए जैसे आप देखते हैं, तो उसके जो उसका यानी कि उसमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, करंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए इनके द्वारा दो नियमों को बनाया गया था, क्योंकि इनके नियम से जो वैल्यू है उसको बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम हो गई, न्यूटन थ्योरम हो गई। इसके अलावा नोड एनालिसिस होता है, ब्रांच एनालिसिस होता है और थेवेनिन थ्योरम हो गई। वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। पर लॉ ऑफ जो किरचॉफ है इनने काफ़ी आसान बना दिया था इस चीज़ को, क्योंकि इनसे इनके नियम को अप्लाई करके जो करंट है उसकी वैल्यू को, किसी भी करंट जो सर्किट है उसमें फाइंड आउट करना काफ़ी आसान हो गया था इनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे।
और ये जो नियम बनाए गए हैं किरचॉफ की तरफ से, ये वास्तव में ओम के नियम का ही काफी अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ओम के नियम को आधार मान करके इन्होंने नियम बनाया है और ये वास्तव में ओम के नियम का ही विस्तारित रूप कहे जा सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको इससे संबंधित यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्या है वो है आपका फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है इसको सबसे पहले जान लेते हैं कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो क्या कहता है। किरचॉफ ने अपने पहले नियम में कहा था कि कोई जो विद्युत सर्किट होता है यानी इलेक्ट्रिक जो हमारा सर्किट होता है उसमें कोई जंक्शन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जंक्शन को समझ लेते हैं कि जंक्शन होता क्या है। जंक्शन जो है वो एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर बहुत सारी करंट आती हैं और बहुत सारी करंट जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है इस तरीके से बनाया हुआ है, 3 लाइन इस तरफ आ रही हैं और 3-4 लाइन ऊपर की ओर जा रही हैं, कुछ इस तरीके से मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर बीच में जो स्थान बन रहा है, बीच में जहां पर सभी का यहाँ पर मिलन हो रहा है, यानी कि जहां पर सारी जो पॉइंट है मिक्स पॉइंट हो रहा है, जहां पर सारी जो लाइनें हैं वो मिल रही हैं, उसी पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। जैसे आपने रेलवे में भी सुना होगा कि बहुत सारे जो स्टेशन होते हैं वो जंक्शन होते हैं। तो वहां पर मतलब यही होता है कि जंक्शन का मतलब कि बहुत जगह पर ये जो हमारी ट्रेन है वो अलग अलग डायरेक्शन से आती है और अलग अलग डायरेक्शन की ओर जाती है। तो जंक्शन का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जो भी आपका जंक्शन यानी कि ऐसे मार्ग ऐसे रास्ते हो गए जहां पर आने जाने का जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है और बीच में ये सारे के सारे रास्ते कॉमन होते हैं और बीच में कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होते हैं और जहां पर ये कनेक्ट होते हैं उसी को जंक्शन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आगे उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक जो सर्किट है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे जंक्शन बन सकते हैं, बहुत कोई ऐसा पर्टिकुलर वहां पर ऐसा स्थान होता है जहां पर जंक्शन बनता है जहां से करंट को जाना है आना है। तो जो भी जंक्शन है उस पे मिलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट है, जितनी भी विद्युत धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं, उनका जो एल्जेब्रिक एडिशन होता है वो एकदम जीरो होता है। अब एल्जेब्रिक एडिशन क्या होता है इसको जान लेते हैं। यानी एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब होता है, मान लीजिएगा यहां पर मैं आपको बता दूं, आगे और अच्छे से इसको क्लियर करता हूं, पर यहां पर मैं आपको एल्जेब्रिक एडिशन के बारे में बताता हूं। इसमें जो है डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। कोई भी चीज यहां पर अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो वो मानी जाएगी कि प्लस हो रही है, और कोई भी चीज अगर इस जंक्शन के बाद जा रही है तो वो माइनस में मानी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर वो भी चीज यहां पर इस जंक्शन की ओर आ रही होती तो उसको भी हम क्या कहते हैं, प्लस में कह देते। यानी कि एलजेब्रिक का मतलब यही है कि कोई भी अगर वैल्यू वहां पर आ रही है, किसी पॉइंट पर सर्टेन पॉइंट पर वैल्यू आ रही है, तो जो आने वाली वैल्यू है उसको प्लस में लेंगे और जो जाने वाली वैल्यू है उसको माइनस में लेंगे। जंक्शन का और जो एलजेब्रिक यहाँ पर जो यहाँ पर एडिशन बताया गया है उसका यही मतलब है। तो एलजेब्रिक में कुछ नहीं होता है, बट डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाती है तो उसको माइनस में ले लेते हैं और डायरेक्शन अगर सेम रहती हो तो उसको प्लस में लेते हैं। आगे और अच्छे से क्लियर होगा आपको ये पॉइंट। तो यहां पर एल्जेब्रिक जो एडिशन होता है वो एकदम जीरो होता है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी अगर बहुत सारी वैल्यू जो होती हैं जब हम उसको जोड़ देते हैं, बहुत सारी i1 i2 i3 i4 i6 इस तरीके से है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको i1 i2 i3 इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो उसको लिख देते हैं हम सिग्मा। सिग्मा का यही मतलब होता है कि सारी चीजों को एक जगह पर रख दिया है। यानी कि सिग्मा जहां पर लग गया साइन, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिग्मा के बाद जो यहाँ पर साइन आई देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जितनी भी करंट है उन सभी करंटों का यहाँ पर एल्जेब्रिक जो एडिशन है वो किया गया है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि एल्जेब्रिक जो एडिशन है वो जीरो हो जाता है। इसको इस तरीके से शो किया जाता है। और इस नियम के अनुसार जो जंक्शन होता है उसकी ओर, अब देखिए आगे और अच्छे से बताएंगे आपको। जैसे ये मेरा यहाँ पर जंक्शन बन गया, अब जंक्शन की ओर जो धाराएं आ रही हैं, जंक्शन की ओर कौन सी आ रही है, मान लीजिएगा ये एक करंट आ रही है, तो जंक्शन की ओर जो करंट आ रही है उसको प्लस में लेंगे। जैसे ये वाली मान लीजिएगा करंट जंक्शन की ओर आ रही है, समझना इस बात को कि जंक्शन के पास आ रही है, जंक्शन के पास आ रही तो इसको प्लस में लेंगे। अगर मान लीजिएगा ये जंक्शन से दूर जा रही है, ये देखिए जंक्शन यहाँ इसकी डायरेक्शन ऊपर दिख रही है, तो जो जंक्शन से दूर जा रही है उसको नेगेटिव लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको, बाकी आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। कि जहां पर जंक्शन जो आपका बना हुआ है, कोई सर्किट है उसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन बन रहा है, तो जंक्शन की ओर जो भी विद्युत धाराएं यानी करंट आ रही हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे और जो भी जंक्शन से दूर जो विद्युत धाराएं जा रही हैं उनको नेगेटिव लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो तो लाइक कर देना वीडियो को इसी बात पे। चलो आगे और अच्छे से क्लियर करते हैं हम इसे। यहां पर हमारा एक डायग्राम है,
डायग्राम में यहाँ पर जंक्शन दिख रहा है आपको, जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इसको डॉटेड बना दिया है, तो ये आपका जंक्शन है और जंक्शन को मैंने ओ पॉइंट इसका नाम दे दिया है। अब ये एक जंक्शन है, मान लीजिएगा ये कोई सर्किट है हमारा, वो यहाँ पर जंक्शन बन गया। तो यहाँ पर जो करंट आ रही है जंक्शन की ओर आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो पहचान ही लेंगे आपकी, जो चीज़ आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, इस डायरेक्शन की ओर दिख रही है कि यहाँ से यहाँ की ओर आ रही है। तो यहाँ पर आ कौन सी रही है, I1 आ रही है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी आ रही है, यहाँ पर I4 आ रही है। और जो आ रही हैं उनको कैसा लेते हैं, उनको हमेशा प्लस लेते हैं, जंक्शन की ओर आ रही हैं। अब यहां पर देखते हैं कि जंक्शन से दूर कौन कौन सी जा रही हैं, तो I2 जो है वो जंक्शन से दूर जा रही है, यहां से जा रही है दूर, तो उसको माइनस लेंगे। I3 भी जो है जंक्शन से दूर जा रही है, उसको भी माइनस लेंगे। I4 भी जो है जंक्शन से दूर जा रही है, उसको भी माइनस में लेंगे। तो ये जो आपका ओ जंक्शन था, उसमें जो डायरेक्शन आपको यहाँ पर एरो से दिखाई गई है, उससे यही दिखाया गया है कि जंक्शन की ओर जो करंट है वो आ रही है, ये जंक्शन से करंट जो है वो जा रही है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा किरचॉफ ने नियम दिया था, उनके अनुसार ये कहा गया था कि किसी भी जंक्शन में जितनी भी करंट आ रही हैं या जा रही हैं, उनका जो एल्जेब्रिक एडिशन होता है वो जीरो होता है। इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैंने सारी चीजें बता दी कि कौन सी करंट प्लस में लेंगे, कौन सी करंट माइनस में लेंगे। तो अभी आई जो 1 है वो आ रही थी, इसलिए ये प्लस में है। अब प्लस में है तो जरूरी नहीं है इसके आगे हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, आगे हमने जो का तो ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद हमने देखा था कि I2 जो करंट है वो जा रही है, इसीलिए हमने I2 के आगे माइनस साइन जो है वो लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि जो भी करंट जंक्शन से दूर जाएगी उसके लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं। इसी तरीके से I3 करंट भी जा रही है, तो उसके सामने भी हमने माइनस लगा दिया। इसी तरीके से जब हमने I4 को देखा तो ये देखा हमने कि ये आ रही है, ये जा नहीं रही है, जो आ रही है उसको हमने प्लस साइन में जोड़ दिया। इसी तरीके से आगे देखा तो I5 जो है वो जा रही है, दूर जा रही है जंक्शन से, तो उसके लिए भी हमने माइनस साइन लगा दिया। और अभी अभी बताया कि इन सभी का जो एल्जेब्रिक योग, एल्जेब्रिक का मतलब कि इसका अगर डायरेक्शन चेंज है तो माइनस लगा देंगे, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं है तो प्लस में लगा देंगे। और एल्जेब्रिक योग जो है वो इस तरीके से डिनोट हो गया, और वो बताया था कि वो होता है बराबर के जीरो। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जितनी प्लस वाली वैल्यू थी उनकी यहाँ पर इस लेफ्ट साइड में रख दिया, और जो माइनस वाली वैल्यू थी उनको सभी को यहाँ पर निकाल करके राइट साइड में रख दिया। तो ये बन गया हमारा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि जो हमारी करंट आ रही है और जो जा रही है वो वैल्यू बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, जितना आएगा वो जाएगा, कहीं पर स्टोर तो हो नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जंक्शन जो है वो रुक रहा है, वहां पर स्टोर कैपेसिटर तो है नहीं वो कि अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जितनी वैल्यू आ रही है उतनी वैल्यू अलग अलग, हाँ ये बात अलग है कि आ वहां से 2 रही है, जा यहां से 3 रही है, तो वो वैल्यू उस तरीके से डिवाइड हो जाएगी और वहां पर वापस चली जाएगी। तो इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि अभी बताया है कि स्पष्ट है कि जंक्शन की ओर आने वाली जो भी विद्युत धाराएं यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है, उनका जो एडिशन है वो संधि से दूर जाने वाली जो भी विद्युत धाराएं हैं उनके योग के बराबर होता है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि विद्युत परिपथ किसी भी बिंदु आवेश को संचित नहीं करता है। अभी अभी आपको बताया था ना कि जो जंक्शन होता है वो कोई भी करंट को स्टोर नहीं कर रहा है, करंट स्टोर नहीं कर रहा। करंट क्या है, करंट एक प्रकार का चार्ज ही तो है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि बेसिक इलेक्ट्रिकल जब का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था तब आपको बताया था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज यानी कि जो करंट होती है वो फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट है, आवेश प्रवाहित की जो दर होती है वही तो करंट होती है, उसी की यही तो डेफिनेशन है। तो यहाँ पर कोई भी जो चार्ज है वो स्टोर नहीं हो रहा, उस जंक्शन में चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, जितना आ रहा उतना जा रहा है। तो इससे एक पॉइंट निकल के आता है, पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम क्वेश्चन बन भी जाता है यहाँ से और पूछे भी गए हैं कई एग्जामों में, कि प्रथम नियम जो होता है किरचॉफ का वो यहाँ पर देख सकते हैं जो चार्ज कंजर्वेशन है उसके सिद्धांत के अनुरूप होता है। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो है आवेश को संरक्षित करता है। संरक्षित करने का मतलब कि जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज यहाँ से वापस भी जा रहा है, इसके अंदर स्टोर नहीं हो रहा है। ये पॉइंट जितना अंदर यहाँ पर इसको मैंने इस बॉक्स में रखा है, ऐसे ही आपके दिमाग में इसको बॉक्स में होना चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। क्वेश्चन ये बन के आता है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई भी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर तो इस पॉइंट पर उठा के क्वेश्चन बना देता है। न्यूमेरिकल बनाता है तो न्यूमेरिकल जो है वो ऐसे एक जंक्शन दे देगा आपको, और जंक्शन में एक यहाँ पर जंक्शन बना दिया, दिखा देगा कि ये करंट आ रही है, ये करंट जा रही है, तो पूछ लेगा I1 I2 I3 की वैल्यू दे देगी, I5 की वैल्यू पूछ लेगा। तो ये तो आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना लेंगे। पर ये पॉइंट जो आपको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से याद रखना,
कभी भी एग्जाम देने जाएंगे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको हमारी याद आएगी कि हाँ ये चीज आपको बताई गई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम किरचॉफ का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, कैसे इसको काम करते हैं और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल है, ये बहुत ही आसान है, सबसे जो आसान लॉ है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत बच्चों को ये याद नहीं रहता है, चार्ज कंजर्वेशन जो होता है वो पॉइंट याद नहीं रहता, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में भी रख दिया ताकि आप इसको याद रखें। इसके बाद आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। किरचॉफ ने इसके अलावा एक सेकंड लॉ भी दिया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ लेंगे आप तो बहुत आसान होगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब इसी को समझते हैं कि किरचॉफ ने जो है सेकंड लॉ दिया था, उसमें क्या कहा था कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसके अंदर एक क्लोज मैश होता है। क्लोज्ड मैश का मतलब हो गया कि कोई सर्किट हो गया ये इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके एलिमेंट नहीं लगा रहा हूँ, सर्किट के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, इसके अलावा डायोड हो गया, या कोई भी जो भी जरूरत है सर्किट के अकॉर्डिंग। तो क्लोज मैश का मतलब क्या हुआ कि कोई करंट यहाँ से इसके अंदर गई गई गई, यहाँ पर भी गई और यहाँ पर भी गई, इस तरीके से गई और इस तरीके से गई, यानी वो उस करंट जो है वो उस सर्किट के अंदर इस तरीके से गई और इस तरीके से इसने क्लोज कर दिया, पूरा मैश बना लिया और क्लोज कर दिया, यानी कि ये एक प्रकार के बंद जाल बना लिया कि करंट यहाँ से यहाँ 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 जितने भी एलिमेंट लगे हैं उन सभी के थ्रू पास हो रही है। इसको कहा जाता है क्लोज मैश। आगे और अच्छे से क्लियर करा देंगे आपको डायग्राम दिखा के। तो ये क्लोज मैश में जो जितने भी उसके पार्ट होते हैं उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट लगा हुआ है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उस रेजिस्टेंस के गुणनफल का एल्जेब्रिक एडिशन मैश में उपस्थित जितना भी विद्युत वाहक बल है उसके एल्जेब्रिक योग के बराबर होता है। नहीं समझ आया? बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि ये तो परिभाषा है, परिभाषा समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, आगे समझेंगे इसको। ठीक है, आगे समझ लेते हैं इसको डायग्राम से। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या किया है, यहां पर हमारा एक सर्किट बन गया है, ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एक सर्किट बन गया है, ठीक है। और इसमें जो लूप बने वो कितने लूप बने, या फिर इसको क्लोज्ड मैश कह सकते हैं, वो कितने बने, दो बने, एक मैश ये हो गया, एक मैश ये हो गया, यानी कि करंट यहाँ पर एक पूरी तरीके से इसके अंदर घूम सकती है और इस वाले पॉइंट यानी कि जो डायग्राम सेकंड वाला आपका यहाँ पर लूप दिख रहा है उसमें भी घूम सकती है। लूप भी कह सकते हैं इसको, क्लोज्ड मैश भी कह सकते हैं, ठीक है। लूप कहेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो इसमें क्या है कि एक परिपथ जो है, जो भी करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है उसको हम मैथमेटिकली समझते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मैथ वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि ये जो मैथ होता है वो क्या होता है। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, यानी कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं, तो परिभाषा भी आपको समझ आ जाएगी आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा क्लोज मैथ देखा सबसे पहले ए बी सी डी, यानी कि यहां से यहां गए हम, फिर इसके बाद यहां गए हम और यहां चले गए, तो ये क्या बन गया, एक मैश बन गया, पूरा एक क्लोज्ड मैश हो गया, या फिर इसको लूप भी कह सकते हैं। पर ये तो लूप हो गया, पर यहां पर हमें जो डायग्राम है या फिर जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें करंट की डायरेक्शन दी हुई होगी। करंट की डायरेक्शन यहां देख रहे हैं आप कि एक ही ओर है ये डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन की ओर फ्लो हो रही है, यानी जो एरो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरो, कि करंट जो फ्लो हो रही है वो कुछ ऐसी फ्लो हो रही है। ऐसी फ्लो होने का मतलब क्या हुआ, ऐसी फ्लो होने का मतलब ये होगा कि करंट यहां से चली, यहां से I1 की बात कर रहे हैं हम, I2 की बात नहीं कर रहे, यहां से चली, इसके अंदर गई, इसके अंदर गई, इसके अंदर गई, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर I1 की बात की जा रही है ये, तो ये करंट यहां पर I1 कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है। अब क्या कहा था किरचॉफ के सेकंड लॉ ने कि जो भी करंट फ्लो हो रही है उसके संबंधित जो भी रेजिस्टेंस है, यानी कि इस लूप में अगर आप देखेंगे, इस लूप में कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, इस लूप में आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ना, ये आपके दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो उस करंट के संबंधित रेजिस्टेंस, यानी I1 जो करंट है उसका संबंधित रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, तो I1 के संबंधित रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो करंट यहाँ पर कट हो रही है, अब देखना यहाँ पर आप देखेंगे कि I1 भी इस डायरेक्शन में, I2 भी इस डायरेक्शन में, पर हमारी I1 तो हम पहले लूप की बात कर रहे हैं ना, वो इस डायरेक्शन में चलेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, इस वजह से चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर सीधा बिल्कुल आसान से समझते हैं कि यहाँ पर हमने लिया, फिर इसके बाद इसको I2 जो है उसको इसके संबंधित रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। साइन अभी बता देंगे आपको कि माइनस प्लस कैसे लगता है,
ठीक है, मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद आसान तरीके से समझा दूंगा कि कैसे आप इसको आसान जो है इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, चलिए अभी साइन को भूल जाइए, सिर्फ आप इस पॉइंट पर ध्यान रखें। साइन को मैं अभी बता दूंगा आपको कि जो इसके रेजिस्टेंस है और जो करंट है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। इससे संबंधित I1 का संबंधित रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। इसी तरीके से R2 का संबंधित रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। तो हमने R1 लिख लिया, R2 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और इसके बराबर में E1 माइनस E2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दो EMF लग रहे हैं, एक जो E1 है वो EMF लग रहा है, और एक जो E2 है वो EMF यहाँ पर लग रहा है। तो इसको हमने अलग अलग माइनस कर लिया, क्योंकि यहाँ पर EMF जो है I1 के लिए इस तरीके से लग रहा है और E2 के लिए यहाँ पर इस तरीके से लग रहा है। चिन्ह भी आपको बता देंगे आगे चल के, इनको चिन्हों को कैसे लगाते हैं, कहाँ पर प्लस करना होता है, कहाँ पर माइनस करना होगा। तो किरचॉफ ने सेकंड लॉ में यही कहा था कि जो करंट होती है उसके संबंधित जो रेजिस्टेंस है उसका गुणनफल, और जितनी भी करंट है उनके संबंधित जो रेजिस्टेंस है उनके गुणनफल, और उस सर्किट में जितना भी विद्युत वाहक बल लग रहा है, जो उसका समतुल्य विद्युत वाहक बल है, उन सभी का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। बीजगणितीय का मतलब क्या होगा कि अगर आ रहा है तो प्लस में होगा, अगर वहां से जा रहा है तो माइनस में होगा। ये डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन पर। तो किरचॉफ ने सेकंड लॉ में यही कहा था। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन बताना है कि एक बार आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए, उसके बाद इसके बाकी चीजें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि विद्युत परिपथ में किसी भी जो क्लोज्ड मैश होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसके विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं और उनके संगत प्रतिरोध, अभी देखा ना आपने I1 करंट थी, उसके संबंधित जो उसके संगत प्रतिरोध क्या था, R1 था। तो विद्युत धारा उनके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल है उसका बीजगणितीय योग, सबसे पहले जितनी भी करंट फ्लो हो रही हैं उनके संबंधित जितने भी रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, और उनका बीजगणितीय योग उस मैश में जितना भी विद्युत वाहक बल उपस्थित है ना उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एक बार फिर से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ में आएगा आपको। देखिए क्या है कि यहाँ पर हमारा जो सर्किट है उसमें जितनी भी करंट आप देख रहे हैं, जितनी भी करंट है उसके संबंधित जो करंट है उसकी वैल्यू और उसके संबंधित जो भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक अगर हमने लूप बना लिया तो एक लूप में एक ही करंट थोड़ी फ्लो हो रही है, दूसरी करंट I2 भी तो इसी अंदर थोड़ी बहुत फ्लो हो रही है, भले ही इसकी डायरेक्शन चेंज है। अब डायरेक्शन चेंज है तो हमने उसमें तभी तो माइनस लगाया था ना आगे चल के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने माइनस लगाया, ये देख पा रहे होंगे आप कि जो यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है ये यही तो बता रहा है कि इसका ये बीजगणितीय योग है। और बीजगणितीय यानी कि जो अलजेब्रिक एडिशन होता है वो डिपेंड डायरेक्शन पर ही तो पड़ता है, क्योंकि I1 इसकी ओर जा रही है और I2 इसकी ओर जा रही है, जबकि इसको जाना ऐसा चाहिए, क्योंकि लूप तो ऐसा बन रहा है ना, इस डायरेक्शन की ओर इस तरफ जाना चाहिए। अगर I2 भी इस तरफ जा रही होती है, देख सकते हैं ना आप कि ये साइकिल कुछ इस तरीके की बन रही है, अगर I2 भी इस तरीके की ओर जा रही होती तभी तो ये यहाँ पर प्लस बनता, लेकिन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि I2 की डायरेक्शन इस तरफ है। अब ये मत बोलना कि I1 I2 की डायरेक्शन सेम है, सेम यहाँ पर देखने में लग रही है, लेकिन अगर आप एक लूप बना करके देखेंगे, लूप कुछ ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया और इस तरीके से, तो यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए I1 की डायरेक्शन, यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए। अब देख रहे हैं ना आप कि यहाँ पर जो I2 है वो उल्टी है, डायरेक्शन अपोजिट है, तभी तो यहाँ पर माइनस लगा दिया हमने। तो कहने का मतलब यही किरचॉफ ने कहा है कि जितने भी हमारे जो भी हमारा लूप है, अब एक एक लूप को सॉल्व किया जाता है। इसमें एक लूप ले लिया ये वाला, तो एक लूप के अंदर जितने भी करंट हैं और उनके संगत जितने भी प्रतिरोध हैं उनको सबसे पहले मल्टीप्लाई उनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद और जो भी करंट होगी और जो भी रेजिस्टेंस होंगे उनको भी मल्टीप्लाई करके उनका बीजगणितीय योग निकालेंगे, तभी तो बीजगणितीय योग यहां पर निकल आया। और फिर उस सर्किट में जितना भी विद्युत वाहक बल EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसका EMF जो योग बनता है वो 0 होता है। अब यहाँ वैल्यू जो होती है वो माइनस में लिख पाते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ पर पक्षांतर करके लिख दिया, जैसे कि I1 I2 वाला फर्स्ट वाला केस था, और यानी कि फर्स्ट लॉ में आपको बताया था। तो ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर सेकंड लूप बन जाता है। तो सेकंड लूप में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारी करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। हमारी करंट I2 जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, लूप भी हमारा कुछ ऐसे बनेगा। तो हमने यहाँ पर जो साइन देख रहे हैं ना, इस साइन में हमने बताया कि हमारी जो करंट है वो ऐसी जा रही है, ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला साइन, ये वाला। तो इसमें हमारी जो करंट है वो इस तरीके से जा रही है।
तो यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, इस तरीके से यहाँ से हमारी करंट स्टार्ट हुई, यहाँ चले, यहाँ पर चले, यहाँ पर चले, यहाँ पर I1 I2 हो गई प्लस, क्योंकि ये I1 पहले से आ रही थी, I2 फिर यहाँ से आने लगी, तो दोनों मिक्स हो गई क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अब सेम हो गई, एक जैसी डायरेक्शन हो गई। तो फिर यहाँ पर चले, यहाँ पर चले, यहाँ पर चले, ऊपर की ओर गए, इस तरीके से ये अब हमारा सेकेंड लूप बन के तैयार हो गया, जिसको हमने सेकेंड मैश भी कहा, और ये बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले I2 को लिख लेंगे हम, तो I2 के संगत जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, I2 R2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी करंट क्या है, दूसरी करंट हमारी I1 प्लस I2 है। I1 प्लस I2 क्यों है, क्योंकि I2 तो आ रही थी जबकि I1 पहले से ही आ रही थी, है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि I1 आ ही नहीं रही है, भाई I1 यहाँ से आ रही है ना, ये आ रही है यहाँ से, तभी तो I1 प्लस I2 मिक्स हो गई यहाँ पर, तभी तो इनको प्लस किया। अच्छा, अब I1 प्लस I2 जो लिया हमने उसको प्लस में क्यों ले लिया, यहाँ पर आप देखना ये प्लस क्यों लिया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन I2 की डायरेक्शन के बराबर है। ये आई ना इस तरीके से, देखने में जरूर उल्टी लग रही होगी, लेकिन अगर आप एक लूप बनाएंगे, एक इस तरीके से साइकिल बनाएंगे, तो वो इस तरीके से होगी, यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा है, इस तरीके से ये बनेगी, इस तरीके से चले 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 इस तरीके से बन के तैयार हो गई। तो हमारी डायरेक्शन सेम हो गई, अब डायरेक्शन सेम हो गई तो हमें प्लस लेना पड़ेगा, हमने यहाँ पर प्लस ले लिया। इसके बाद I1 I2 को जो यहाँ पर मिल गई थी, तो इसके संगत रेजिस्टेंस क्या था, R3 था, तो R3 को यहाँ पर लिख दिया। फिर हमारा E2 क्या हो गया, क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पर E2 लग रहा है, और तो कोई यहाँ पर वो लग नहीं रहा है, यहाँ पर E1 E2 दोनों लग रहे थे, तभी तो हमने E1 और E2 को माइनस किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एक ही हमारा EMF लग रहा है, एक से ज्यादा तो लग नहीं रहा, तो इसलिए हमने एक ही EMF यहाँ पर लिख दिया। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा I1 I2 की करंट की वैल्यू हमारा आसानी से निकाल पाएंगे। तो किरचॉफ के सेकंड लॉ से क्या निकल के आया, किरचॉफ के सेकंड लॉ से यहाँ पर आपने देखा कि जो करंट चल रही थी वो करंट यहाँ पर एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रही है। भाई यहाँ पर I1 आई, यहाँ पर I2 आई, ये मिक्स हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कंजर्व भी हुई ना, कहीं से अलग हो रही है, कहीं पर प्लस हो रही है, कहीं पर अलग अलग भागों में डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यानी कि इस पर आधारित होता है, और ये केवल जो क्लोज सर्किट होते हैं उस पर ही लागू होता है, कोई अगर ओपन सर्किट है तो उस पर लागू नहीं होगा। ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से दोनों के दोनों क्वेश्चन बन के आते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने बॉक्स में रखा है ऐसे ही आप अपने दिमाग के बॉक्स में रख लीजिए कि किरचॉफ का सेकंड लॉ जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर होता है, और केवल सेकंड लॉ जो लगेगा वो केवल जो क्लोज सर्किट होते हैं, बंद परिपथ होते हैं, उन पर ही लागू होता है, खुले परिपथ पर लागू नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, खुले परिपथ पर सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, करंट ही फ्लो नहीं होगी, खुला परिपथ है तो उसमें करंट ही फ्लो नहीं होगी। तो बस नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि ये इस तरीके से लागू होता है। दोनों नियम आपको समझ आ गए, तो मस्त वीडियो को लाइक कर देना आप, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं अपना न्यूमेरिकल, डरना नहीं है, आसानी से सीखना है, इसको भी सीख जाएंगे आप। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी से आप बिल्कुल आसानी से, इसमें जो है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी लागू होगा और सेकंड लॉ भी लागू होगा, दोनों नियम अप्लाई होंगे, तो दोनों से आप आसानी से बना पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि I1, I2 और I3 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, I1, I2 और I3 की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि बाकी जो एलिमेंट लगे हुए हैं उन सभी की वैल्यू दी गई है कि 20 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 20 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 10 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 300 वोल्ट की यहाँ पर EMF है और 200 वोल्ट का EMF यहाँ पर है। तो इस सर्किट में I1, I2, I3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर अब हमें क्या बनाना होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर हमें लूप बनाने होंगे। लूप कैसे बनाएंगे, हम करंट की डायरेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले इस वाले को देख लेते हैं, फर्स्ट वाले को। तो इसमें हम लूप की डायरेक्शन देखते हैं अपनी, लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो I1 किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने सोचा, यानी कि हमने बनाया, कुछ ऐसा बनाया कि यहाँ से आ रही है हमारी करंट, ऐसी आ रही है, यहाँ से इसके अंदर जाएगी क्योंकि लूप यहीं से बन रहा है, और इसके अंदर इस तरीके से जाएगी, और ऐसे इसके अंदर इस तरीके से फ्लो होती रहेगी, कुछ इस तरीके से गोल गोल घूमती रहेगी, ठीक है। तो लूप बन के तैयार हो गया इस एरो की डायरेक्शन में, अलग से एरो भी आपको दिया गया है, ये दिया गया है। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें ऐसी डायरेक्शन नहीं होगी, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है, लिख दिया है ताकि आप समझ पाएं। तो ये एरो वाला साइन आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा कि वहां पर जो लूप बन रहा
रहा है वो कौन सा लूप बन रहा है, कहाँ पर लूप बन रहा है, कैसा बनेगा। हालांकि इसको हम उल्टा भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमारा लूप ऐसा ही बने, हम उल्टा ले सकते हैं। तो हम उसके लिए हमें चिन्ह बदलने होंगे, i1 फिर माइनस में लेनी पड़ेगी, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पर सीधे सीधे लेते हैं ताकि आसान से समझ पाएं आप। तो यहाँ पर हमारा एक लूप ये बन के तैयार हो गया। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लूप को ही देखते हैं। तो लूप हमने देखा डी सी ए बी डी, यानी कि ये लूप पूरा हो गया। तो यहाँ पर हमने किरचॉफ के वोल्ट का नियम, इसको KVL भी कहते हैं, ठीक है, KVL। और पहला नियम जो था उसको KCL कहते हैं। किरचॉफ पहले नियम को किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, सेकंड नियम को किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। पहला नियम जो होता है वो आवेश का संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, और दूसरा नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। दोनों बातों को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने KVL अप्लाई किया। तो KVL में क्या बताया था आपको कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसको और जो करंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद आगे बढ़े, तो आगे कौन सी करंट है हमारी, i3 है। i3 का संबंधित जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम है, तो 10 ओम। और हमने ये भी देखा कि ये जो हमने अप्लाई किया हुआ है, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। एक चीज ये है कि यहाँ पर हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं। अगर बैटरी के प्लस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम चलना, ये देख रहे हैं ना आप, प्लस पॉइंट से, ये प्लस वाला टर्मिनल से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जहां पर बैटरी का प्लस पॉइंट है उसकी डायरेक्शन से जा रहे हैं हम। अगर माइनस वाले जाते तो यहां से हम फिर बैटरी को माइनस में ले लेते, लेकिन हम कैसे चल रहे हैं, हम प्लस वाले की ओर चल रहे हैं, यानी कि प्लस से ऊपर की ओर जा रहे हैं। इस तरीके से चले, इस तरीके। तो बैटरी को हमने प्लस वाले पॉइंट से चले, इसलिए हमने बैटरी को प्लस से पहले से ही ले लिया। ये ले लिया ना, बैटरी जो हमारी EMF है उसको प्लस वाले पॉइंट से चल रहे हैं हम, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस ले लिया। समझ गए ये बात, यहाँ पर प्लस से चले तो प्लस ले लिया। इसके बाद अब हमने करंट और इसका रेजिस्टेंस देखा, तो 20 और ये i1 इसको मल्टीप्लाई किया। इसके बाद इसका दूसरा रेजिस्टेंस और करंट देखा, तो ये इसकी सेम डायरेक्शन हमें दिखी, सेम डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में एक ही बात है ये, ठीक है। तो इससे संबंधित जो रेजिस्टेंस और इसका मल्टीप्लाई बना उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। और बैटरी जो थी, बैटरी ऑब्वियसली हमने बैटरी के प्लस पॉइंट से चले हम, तो बैटरी के प्लस पॉइंट से चले तो यहाँ पर हमने प्लस लिख लिया। इसके बाद हमने इसको देखा तो इसको सॉल्व किया थोड़ा सा आगे चल के, तो ये बन के हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गई। समझ गए ये बात। इसी तरीके से अब हम सेकंड लूप को देख लेते हैं, सेकंड लूप को कैसे सॉल्व करना है। तो सेकंड लूप को देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम करंट को देखते हैं, करंट को ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। उसी तरीके से हम इसकी डायरेक्शन को बना लेते हैं। तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ ऐसी जा रही है, कुछ ऐसी जा रही है। तो हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में जाने की वजह से यहाँ पर इसको ऐसा एरो बना लिया, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। हम इस सर्किट के जो चिन्ह है, जो हम यहाँ पर साइन ले रहे हैं, वो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। अब हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं, बैटरी के प्लस पॉइंट से चलते हैं। बैटरी के प्लस पॉइंट से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि प्लस पॉइंट से जा रहे हैं। अगर हम नीचे से चलते बैटरी के, यानी कि नीचे से चलते तो माइनस लेते, पर हम बैटरी के प्लस पॉइंट से चल रहे हैं तो ये प्लस ले लेंगे, साइन ये ले लिया ना हमने प्लस साइन, तो ये प्लस लिया। फिर आगे चले तो 20 इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, और i2 यहाँ पर करंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद आगे चले तो आगे चल के ये करंट फिर से डिवाइड होती है, वो i3 बन जाती है, और 10 ओम जो ओम है उसका ये रेजिस्टेंस बनता है, तो इसको हमने फिर से मल्टीप्लाई कर लिया। इसको मल्टीप्लाई किया और इसके बाद ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी वो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो गई। क्लियर है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें i1, i2 और i3 करंट की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन में पूछा गया ना कि i1, i2 और i3 की वैल्यू निकालनी है, पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो ए पॉइंट बन रहा है कुछ इस तरीके का बन रहा है। यहाँ पर एक जंक्शन बन रहा है ए पॉइंट पर, ये बन गया जंक्शन। कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पर i1 करंट आ रही है, यहाँ पर i2 करंट आ रही है इस जंक्शन की ओर, लेकिन जंक्शन से जो करंट दूर जा रही है वो i3 है। समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा ध्यान से देखना इस पॉइंट को, समझ जाएंगे आप कि ए पॉइंट पर हमारी i1 आ रही है, i2 आ रही है, लेकिन जो जा रही करंट है वो i3 है। अब i3 यहाँ से जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमारा किरचॉफ का पहला नियम लग जाएगा, जिसमें i1 को हम प्लस में लेंगे, i2 को भी प्लस में लेंगे, लेकिन माइनस में लेंगे i3 को। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर। तो इसी तरीके से हमने इसको क्या किया कि प्लस ले लिया इसको, प्लस ले लिया इसको, और बाकी चीज़ों को, जो बाकी करंट थी i3 उसको माइनस ले लिया। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनी इसको पक्षांतर किया, तो इक्वेशन बन गई हमारी i1 प्लस i2 बराबर i3। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने कि जो i3 की वैल्यू थी ना हमारी, उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में रख दिया। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये बन के आ गई थी,
स्टार्टिंग में। तो इसमें हमने यहाँ पर i3 थी, तो i3 की जगह i1 प्लस i2 की वैल्यू रख दी और इसको बना लिया, इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन 4 यहाँ पर बन गई। फिर इसके बाद हमने इक्वेशन सेकंड ली जो पहले बन चुकी थी हमारी सेकंड लूप में, उसको लिया, यहाँ पर लिखा था उसमें i3, तो i3 की जगह हमने i1 i2 लिख लिया क्योंकि हमें पता चल गया कि i3 जो बराबर है वो i1 i2 के बराबर है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा ये तैयार हो गया। इसके बाद क्या किया हमने, इक्वेशन 4 में जो है इक्वेशन 6 की वैल्यू को अप्लाई कर दिया यहाँ पर। वही बात है, नॉर्मली मैथमेटिकली तौर पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल हम अपने इक्वेशन सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में, वैसे इक्वेशन सॉल्व करते गए। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको आती ही होंगी। तो इसके बाद हमारी जो i1 करंट निकल के आई, i2 करंट निकल के आई, उसकी वैल्यू निकल आती है 35/4। यहाँ पर i2 करंट हमारी आंसर निकल के आती है। इसी तरीके से फिर हम i1 में अप्लाई कर लेंगे, आगे की इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें i1 i2 की वैल्यू है, तो उसको अप्लाई करते हैं तो ये हमारा आंसर बन के आता है। इसके बाद i1 i2 की वैल्यू हम थर्ड वाली इक्वेशन में रख देते हैं तो ये आंसर निकल के आता है। यानी हमारी यहाँ पर जो भी हमारी करंट पूछी गई थी वो तीनों की तीनों यहाँ पर निकल के आ गई। यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, इसमें दोनों नियम को अप्लाई किया, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था वो भी अप्लाई करके बताया, क्योंकि वहाँ पर हमें जंक्शन की ज़रूरत थी जब वहाँ पर करंट निकाल रहे थे हम। इसके अलावा हमने जो हमारा KCL लगता है वो तो हमने अप्लाई किया ही किया, KVL भी अप्लाई किया, जिससे हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट में निकल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है, बहुत आसानी से निकल जाते हैं बच्चे, लेकिन पता नहीं क्यों डरते हैं। चलिए, इसके अलावा UPRVNL की TG2 परीक्षा के लिए इंस्ट्रूमेंट जो पोस्ट है, डेफिनेटली जो आज क्लास कराई गई है इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ऑफलाइन हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें आप जोड़ सकते हैं, PDF फॉर्मेट में मिलेगी आपको। ये PDF फॉर्मेट में इसीलिए बनाई गई है क्योंकि इसका प्राइस कम रखा जाए, ठीक है। अदरवाइज इसको हम वैसे भी बना सकते थे वेबसाइट वगैरह में, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है, इसीलिए आपको आसान से बहुत कम मतलब कि बहुत ज़्यादा आपका खर्चा भी ना हो और आपको हेल्प भी मिल सके, इसलिए हम उस तरीके से बना रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेक्निकल तौर पे आपको इसमें जो सब्जेक्ट है वो कवर किए गए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है इसमें, जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर रहा है उसके एनालिसिस के आधार पर, और इस तरीके से इसमें आपको जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो 750 हो जाती है। डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज बनाई गई है, बहुत ही कम प्राइस है इसका, 60 रुपीज़ आपका अमाउंट रखा गया है। और इसके लिए आपको जो है ये नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज कीजिएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी, कैसे पे करना है, कैसे प्राप्त करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, वो भी आपकी तैयारी कर सकें, आपके साथ जॉब कर सकें। आप दूसरों का भला सोचेंगे तो भगवान आपका भी भला करता है, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप कीजिए, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।